सीटेट 2020, जी हाँ सीटेट 2020 जो कि आपका टारगेट है, यानी कि आप सीटेट 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सीटेट 2020 में कैसे आप फुल प्रिपरेशन करेंगे और उसके अंदर आप सीटेट 2020 के अंदर हाईएस्ट स्कोर लेके जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीटेट 2020 को क्रैक करना है। तो उसी के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा एक बार और सीटेट पार, जी हाँ बस एक बार आपको ये वीडियो देखनी है, कंप्लीट सीरीज देखनी है और उसके बाद में आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई पुस्तक ना ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट रखा है, ट्रिक्स रखी हैं, टैग वर्ड्स रखे हैं, वो सारी की सारी चीजें यूं समझ लीजिए पूरा अमृत है आपके लिए, जो कि एक जगह आपको मिल रहा है और 101% इस बार आपका सीटेट क्रैक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियोस की इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को 10 सेकंड का भी स्किप मत कर देना, एक एक बात एक एक वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सीटेट के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सीटेट है क्या, कैसे उसके अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वगैरह वगैरह, वो बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, या नहीं पढ़ा तो बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, वो देखकर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सीटेट का एग्जाम है वो आपका मोस्टली थिंकिंग बेस्ड है, यानी कि आप एक टीचर के रूप में जो सीटेट एग्जाम है वो आपसे यही उम्मीद करता है कि आप एक टीचर के रूप में खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, जो एक बच्चे के प्रति, शिक्षा के प्रति और एक टीचर होने की, एक टीचर की भूमिका के लिए क्या आप एक टीचर के रूप में तैयार हैं या नहीं है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ टॉपिक है नॉर्मल नॉर्मल, वो तो चुटकियों में हो जाएंगे, बस आपको अपनी थिंकिंग बनानी है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मेनली क्या है आपका कि कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जब आप एक टीचर के रूप में सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये सिद्धांत आपको सबसे शुरू में याद रखने हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के चलना, बिल्कुल गहराई के साथ में। पहला क्या है, बच्चा स्वतंत्र एवं क्रियाशील हो। क्या कहा, बच्चा स्वतंत्र और क्रियाशील होना चाहिए। अब ये जो दो वर्ड पहली लाइन में, पहली वीडियो की पहली लाइन में दो वर्ड आपको मिले हैं ना, जिंदगी आपकी एक टीचर के रूप में 62 साल में रिटायर हो जाना, लेकिन ये दो वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं और हमेशा आपके काम आएंगे, एग्जाम देते वक्त भी, क्लास में पढ़ाते वक्त भी। देखो कैसे, बच्चा अगर आपका स्वतंत्र नहीं है तो आपकी एजुकेशन का, आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जो चल रही है शिक्षा वो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो कि मैं आपको अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो अगर आपका बच्चा स्वतंत्र नहीं है, किस काम में स्वतंत्र, बच्चा आपका प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चा आपका कोई भी एक्टिविटी करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चा आपका कुछ भी सुनने के लिए, मतलब हर चीज में बच्चे को आप स्वतंत्रता देंगे, वो करके सीखेगा किसी भी काम को। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, क्रियाशील। अगर आप क्लास में आए और आप पढ़ा के चले गए और बच्चा एक्टिव नहीं है, ना बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, ना बच्चे से आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई काम नहीं दिया बच्चे को, आपने आए और लेक्चर दिया और चले, कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। तो प्रश्न में भी यही चीजें याद रखनी है, पॉजिटिव टैग वर्ड आपको बता रहा हूं दोनों, जहां पे भी बच्चा क्रियाशील है और स्वतंत्र है, ऐसे ये दोनों वर्ड जिस ऑब्जेक्ट में, मतलब जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए, आंख बंद करके सही ऑप्शन लगा देना, 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, कक्षीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। ये आपका एनसीएफ 2005 में भी लिखा है और ऐसा कोई अभी तक का सीटेट का पेपर नहीं गया जिसमें ये ऑप्शन ना आया हो। 2010 से अब तक के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा, या तो वो एनसीएफ के हिसाब से पूछेगा या डायरेक्टली पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग पूछ लेगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि बच्चे के जो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ना। क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज हम तब तक नहीं समझते जब तक हमारी डेली लाइफ से वो जुड़ी ना हो। अगर मैं आपसे कोई भी बात बता रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने बोल रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए तो देख रहे हैं आप सीटेट की वीडियो, क्योंकि सीटेट आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको टीचर बनना है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे होते तो आप ये वीडियो नहीं देखते,
सिंपल है। और अगर कोई आपको जबरदस्ती दिखाता तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। आप 15 मिनट या 10 मिनट वीडियो तो देख लेते, लेकिन ना तो अपनी लाइफ में यूज करते उसको, ना ही अगले ही घंटे आप इस चीज को भूल जाते, क्योंकि उसका लेना देना ही नहीं है आपकी लाइफ से। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कक्षा में, वो उसकी डेली लाइफ से जुड़ना चाहिए। अगर आपने उसको पानी के यूज बता रहे हैं ना, तो आप उसको डेली लाइफ से जोड़ो कि आपने सुबह पानी पिया था, तो बच्चा बताएगा बिल्कुल, अगर उसने पिया है, हाँ मैंने पिया था। और कहाँ कहाँ पे पानी यूज किया, तो उसने कहा कि खाना बनाने में यूज किया, कपड़े धोने में यूज किया। तो जब तक आप उसके डेली लाइफ से नहीं जोड़ रहे हो, तब तक कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। बिल्कुल गहराई हुई समझ के चलना इन चीजों को, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपकी एक एक चीज। नेक्स्ट क्या है, बहुउपागम प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। बहुउपागम का मतलब क्या है, वो इसलिए है क्योंकि आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब जो है वो आपकी समावेशी शिक्षा चल रही है। समावेशी शिक्षा में क्या है, आपके सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे आपके विशेष बच्चे होंगे, यानी कि जैसे कि आपका विजुअली हैंडीकैप्ड हो गए, या आपके जो है दृष्टि, जो आपके श्रवण बाधित हो गए। कुछ जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें भी वेरिएशंस होते हैं, यानी कि विभिन्नताएं होती है। कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि आपकी ज्यादा होगी, कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, असमानता है, विभिन्नता कहेंगे हम इसको, कि इंडिविजुअल डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जब बच्चे में विभिन्नताएं अलग हैं, तो उसके अंदर जो है लर्निंग स्टाइल भी उनके अलग होंगे, उनके सीखने के तरीके अलग होंगे, उनकी क्षमताएं भी अलग होगी, उनके स्तर भी अलग होंगे। तो फिर आप किसी भी एक प्रणाली से सभी बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सभी बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी प्रणाली को, अपनी शिक्षण विधियों को बदलते रहना पड़ेगा। और आपको इस प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं बहुभागम, यानी कि आप जो है अपनी शिक्षण विधियां कई प्रकार की मिला के तब यूज कर रहे हैं सभी बच्चों के हिसाब से, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी बहुत आने वाला है, बहुबुद्धि सिद्धांत आएगा तब आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, तब डिटेल से बताऊंगा। आगे क्या है कि परीक्षा यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो बच्चे की त्रुटियों को दूर करके उसकी कमियों को पूरा करना होना चाहिए। अब परीक्षा क्यों लेते हैं आप, मोस्टली 90% लोग ये सोचते हैं कि परीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बच्चे का ये जान सकें कि बच्चे का लेवल क्या है। सिर्फ आप इतना समझते हैं, मोस्टली टीचर की बात कर रहा हूँ, आम लोग तो जो जानते हैं वो जानते हैं, क्योंकि हमारा तो इंटरेक्शन होता रहता है स्टूडेंट से भी और टीचर्स से भी। मोस्टली टीचर्स ये बोलते हैं कि परीक्षा या मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कौन बच्चा जो है कक्षा में ज्यादा अच्छे अंक ला रहा है, कौन बच्चा कम अंक ला रहा है, किस बच्चे को आगे भेजना है, किस बच्चे को नहीं भेजना है। ऐसा नहीं है, गलत है, बिल्कुल सोचिए। जो हमारा उद्देश्य होता है मूल्यांकन का, वो ये होता है कि हम बच्चे की त्रुटियों को पता कर सकें। यानी कि जो चीज हमने एक चीज हमने सभी बच्चों को सिखाई है, अब हम मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि जो चीज हमने सिखा दी है क्या वो बच्चे सीख चुके हैं या नहीं सीखे हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो कहाँ गलती रह गई है, आपके पढ़ाने में गलती रही है या उनके समझने में, क्या उनका लर्निंग स्टाइल अलग था और आपने अलग स्टाइल से उनको पढ़ा दिया, या आपने उनका स्तर कम था आपने हाई लेवल पढ़ा दिया। तो क्या कहाँ पे किस जगह पे गलती रही है, तो उस त्रुटि को पहचानना है और जो कमी रह गई है उसको दूर करना है या पूरा करना है। ये होता है मेनली आपका मूल्यांकन का उद्देश्य। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कभी भी याद रखना, अगर एग्जाम में कभी भी आएगा ना तो ऑप्शन आपको इस तरह से देता है सीटेट कि आप ये सोचते हो कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि आप डेली लाइफ में सुनते आ रहे हो, तो लेकिन आपको ये चीज नहीं सोचनी है। आप अपना नजरिया थोड़ा सा बदलेंगे और आपको ये सोचना है कि जहां पे ये दिया होगा कि बच्चे की कमियों को दूर करना है या बच्चे के लिए जो है हम शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, वो चीजें आपके लिए जो है सॉरी बेहतर होती हैं। तो उस तरह के इन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आगे क्या है आपका बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, बाल केंद्रित शुरू में मैं शिक्षा के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपके सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर होंगे। तो क्योंकि ये मेन बेस होता है, जो भी सीटेट है हमारा या जो भी हमारी टीचिंग्स है उसका ये बेस है, तो यहाँ पे बेस को देख लेते हैं पहले। तो बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब क्या है, वर्ड से तो आपको समझ में आ रहा है, यानी कि शब्दों से तो आपको समझ में आ रहा है, जिसका केंद्र बिंदु बालक है, इतना ही है। क्लियर है, मतलब सही है आपका सोचना। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसीलिए बनी है जहां पे बालक को केंद्र बिंदु मान के शिक्षा दी जाए। पहले क्या होता था, जो हमारी परंपरागत शिक्षाएं थी वहां पे प्राथमिक स्तर जो रहता था, प्राथमिकता मिलती थी वो गुरु को मिलती थी, यानी कि टीचर को मिलती थी।
टीचर ने जो बोल दिया बच्चे उसको वैसे का वैसे ही रटेंगे, याद करेंगे और वही करना पड़ेगा उनको। बच्चे से ये नहीं पूछा जाता था कि वो क्या चाहता है, टीचर अपना जो ज्ञान था वो बांटता था और बच्चे उसको ग्रहण करते थे। लेकिन उसके बाद में अब चेंजिंग हुआ और बाल केंद्रित शिक्षा आई। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ये है आपका, सिर्फ हमें ये तो पता चल गया कि बालक केंद्र बिंदु होता है, लेकिन बालक के केंद्र बिंदु होने का मतलब क्या है, क्या फायदा है उसका, और हम उसको केंद्र में रख रहे हैं बच्चे को, तो क्यों रख रहे हैं, ये भी एक वजह है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जो है, जो प्रश्न आएंगे आपके, प्रश्न भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों समझ सकते हो आप इसी चीज से। अगर प्रश्न आएंगे तो उसमें जो सही ऑप्शन होंगे ये आप उसको टैग वर्ड मान सकते हो, जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे का स्थान क्या है या बच्चा कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज तो यह है कि सक्रिय होना चाहिए, जो मैंने मूलभूत सिद्धांत में लिखा था, क्रियाशील होना चाहिए, वही मतलब है। तो बच्चा अगर आपका सक्रिय नहीं है तो वो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। दूसरी चीज, बच्चा केंद्र बिंदु होता है, बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा स्व अनुशासित होना चाहिए। स्व अनुशासित का मतलब ये होता है कि आप उसको अनुशासन करने के लिए उसे दंड नहीं देंगे, बल्कि आप उसको एजुकेशन ही उस तरह की दे रहे हैं कि बच्चा खुद से अनुशासन में रह रहा है, यानी कि बच्चा खुद से अनुशासन में रहे, ऐसा आप उसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। उसके बाद है चिंता मुक्त होना चाहिए, बच्चा टेंशन में नहीं होना चाहिए। आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे कि कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी चीज याद करनी है, उसको कोई भी प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना, चिंता बिल्कुल नहीं देनी बच्चे को। प्रसन्न होना चाहिए बच्चा प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, और कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चा प्रश्न पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछ रहा है तो आप उसको एक्टिव बनाएंगे, आप उसको तत्पर करेंगे कि वो प्रश्न पूछे। कार्यों में भाग लेने वाला होना चाहिए, यानी कि सहभागिता जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। मुख्य भूमिका होती है, समान अधिकार मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं कि किस भी प्रकार का बच्चा है, जैसे कि विशेष बच्चे हैं तो उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या कोई बहुत इंटेलिजेंट है और एक कम इंटेलिजेंट है तो आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो समान अधिकार सबको मिलेगा, समान सम्मान सबको देना चाहिए। अब इसमें आपका शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो गौण भूमिका होती है। गौण का मतलब होता है द्वितीय, गौण शब्द जो है उसका सेकेंडरी मतलब होता है, तो ये शब्द आप याद रखेंगे क्योंकि ये शब्द बहुत बार आता है। तो द्वितीय भूमिका होती है, निर्देशक के रूप में होता है, सहायता करने वाला यानी कि बच्चों की सहायता करता है, मार्गदर्शक होता है, आदर्श रूप है बच्चों के लिए टीचर एक, और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है अगर आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब इसके आगे एक है आपका प्रगतिशील शिक्षा, ये तो हुई आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपके सीटेट में हैं और दोनों एक साथ दिए हुए हैं तो उसको भी समझते हैं। उसमें कोई खास चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आप समझ जाओगे। क्या बोला मैंने, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा के अंदर, बस एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, शिक्षा में नया, बस इतना, यानी कि जो भी शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं प्रगति लाने के लिए, यानी कि जैसे कि अब बाल केंद्रित शिक्षा बना तो उसके अंदर हम नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं, नई नई शिक्षण विधि आ रही है। अब क्या है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बच्चों से करके जो है निकलवाए जाते हैं चीजें। उसके अलावा कंप्यूटर है, आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें कम यूज होती हैं, उसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्क्रीन, इस तरह की चीजें, इंटरनेट का यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल बच्चे। तो ये जितनी भी नई चीजें हो रही हैं ये सभी प्रगतिशील शिक्षा के अंदर आती है। प्रगतिशील का मतलब यही है कि शिक्षा जो है वो प्रगति के पथ पर है, यानी कि प्रगति उसके अंदर हो रही है शिक्षा के अंदर। तो जितनी भी नई चीजें जुड़ेंगी, एक शब्द आता है आपका नवाचार, बहुत बार आपने सुना होगा सीटेट के अंदर। तो ये नवाचार का मतलब यही है आपके कि जो भी नया कुछ जुड़ रहा है। कभी कभी प्रश्न बनता है, 4 ऑप्शन देगा आपसे कि नवाचार में से इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज नवाचार के अंदर नहीं आती। तो आप पहचान लेना, जो पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग होगी वो नवाचार के अंदर नहीं आएगी, जो नई पद्धति के अकॉर्डिंग होगी, जो आजकल चल रही है वो नवाचार के अंदर होंगी। सिंपल है। तो ये चीज है, बस प्रगतिशील शिक्षा के अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर कुछ एक्ट या कुछ कानून आते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया 2009 वाला, इसके अलावा आपका एसएसए हो गया, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। तो ये मैं आपको अलग से कराऊंगा क्योंकि ये पूरे में अपने आप में एक्ट है, तो इसके लिए अलग ही क्लास चाहिए होगी। अब ये आपके जो है छोटे से टॉपिक हुए हैं,
तो आई थिंक इतना इस वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत बड़ा सीटेट बचा है आपका, तो सबको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। एक पूरी सीरीज चलेगी जो आपका सीटेट ब्रह्मास्त्र चला है, तो इसका सेकंड पार्ट आपका जल्दी आएगा, मतलब 4-5 पार्ट में शायद फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली आपका सिलेबस, और बहुत ही गहराई और बहुत ही। और भाई हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही आप एसए टीचर एकेडमी के होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आप, उसी को जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे दूसरे चैनल देखने को मिल जाएंगे, शादाब आलम फिल्म्स, एसए करंट अफेयर और शादाब आलम ब्लॉग्स, और ये एक न्यूज़ वाला है। तो इन सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी और क्वालिटेटिव वीडियोस मिलती हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारे ही चैनल है, न्यू चैनल है, तो थोड़ा सपोर्ट करो, इनको भी आगे पहुँचाओ भाई। आपका एसए टीचर एकेडमी पे फुल सपोर्ट रहता है, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। तो इनको भी आगे पहुँचाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो और जल्दी से इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, और नोट्स के लिए भाई आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 8532855503। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सीटेट के कंप्लीट नोट्स, और वो नोट्स सभी को लेने हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कितने उसका पेमेंट होगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, वो सारी जानकारी आपको वहीं पर दे दी जाएगी। पेड नोट्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप कर ना पाएँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं खरीदेंगे, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं आपको। ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं क्लासेस में। पुस्तकों में यह है कि आप बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से आप जो है ढूंढते रह जाएंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि 1-2 पुस्तक में तो सीटेट का कुछ भी मिलता नहीं है। बहुत सारी पुस्तकों से मिला के जो है, और बहुत अनुभव के साथ में ये सब चीज़ें होती। तो नोट्स आपके बहुत अनुभव के साथ में बनाए हुए हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से है। पिछली बार भी जिन लोगों ने सीटेट के नोट्स हमसे लिए थे और क्लासेस की थी रेगुलर, तो 100% सभी लोग जो है पास हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।